हेलो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है आपकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। इसे और अधिक बेहतर बनाने के लिए शुरू करते हैं 40 डेज 40 टेस्ट सीरीज का टेस्ट नंबर 6। टेस्ट शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि हमारा टेलीग्राम चैनल मुलान स्कूल LRE ज्वाइन कर ले, जहां आपको और अधिक अपडेट्स मिलती रहेगी। पहला प्रश्न, सायरा चोटी की ऊंचाई कितनी है? 920, 780, 873 या 930? क्या हो जाएगा इसका उत्तर? सायरा चोटी की ऊंचाई है वो है 920। कितनी है सायरा चोटी की ऊंचाई? 920। अगला प्रश्न, जखराना किस पशु की नस्ल है? जखराना गाय है, भेड़ है, बकरी है या ऊंट है? तो जखराना है वो बकरी की नस्ल है। किस पशु की? बकरी की। जखराना क्या होती है? बकरी होती है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। 2011 की जनगणना के अनुसार टॉप 5 जनसंख्या वाले जिलों की लिस्ट में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? अजमेर, जोधपुर, जयपुर या अलवर? तो अजमेर इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि अजमेर टॉप 5 में नहीं है। टॉप 5 में सबसे ऊपर तो जयपुर है, उसके बाद जोधपुर है और उसके नीचे अलवर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। इसका उत्तर देख लेते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अजमेर। अजमेर टॉप 5 में नहीं है। अगला प्रश्न, चंबल नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? चंबल नदी है ना, उसका उद्गम स्थान कौन सा है? नाग पहाड़ है, सीहोर MP है, जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश है या कुंभलगढ़ है? तो चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से होता है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश से चंबल नदी का उद्गम होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कालबेलिया जाति का लोक नृत्य है? यानी कौन सा नृत्य है जो कालबेलिया जाति से संबंधित है? गेर, अग्नि, संकरिया या कच्ची घोड़ी? तो संकरिया नृत्य है ना, वो कालबेलिया जाति से संबंधित है। बाकी जो नृत्य है गेर, अग्नि और कच्ची घोड़ी, वो कालबेलिया जाति से संबंधित नहीं है। अगले प्रश्न पे चलें, एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। तो कालबेलिया जाति का नृत्य संकरिया। अगला प्रश्न, शुष्क सागवान वन राज्य के कितने प्रतिशत वन क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? मतलब राज्य का जो वन क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत हिस्सा शुष्क सागवान वन के रूप में है? तो 6.86, 7.86, 9.86 या 15.86? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 6.86% वन क्षेत्र है ना, वो शुष्क सागवान वन क्षेत्र का भाग है। ठीक है ना, कुल वन क्षेत्र का 6.86% ही शुष्क सागवान वन है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। सोनी जी की नसिया कहाँ पे है? सोनी जी है ना, उनकी नसिया कहाँ पे है? कोटा में, बीकानेर, अजमेर या उदयपुर? तो सोनी जी की नसिया पर्यटन स्थल कहाँ पे है? कहाँ पे है? अजमेर में। कहाँ पे है सोनी जी की नसिया? अजमेर जिले में। कहाँ पे हो गई? अजमेर जिले पे हो गई। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चले। प्राचीन शिलालेखों में आहड़ का पुराना नाम क्या है? जो प्राचीन शिलालेख है उनमें आहड़ का पुराना नाम क्या है? पीतलवर्ती नगरी, स्वर्णवती नगरी, ताम्रवती नगरी या लोहावती नगरी? तो इसका आंसर सबको पता ही है। ये आहड़ है ना, उसका पुराना नाम है ताम्रवती नगरी। क्या है? ताम्रवती नगरी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। रणहस्तिन, रणहस्तिन उपनाम से किसे जाना जाता है? रणहस्तिन उपनाम से किसको जाना जाता है? रज्जिल को, भोगभट को, वत्सराज को या हरिश्चंद्र को? रणहस्तिन इसके नाम किसको जाना जाता है? ये प्रतिहार शासक है, तो वत्सराज है ना, उनको रणहस्तिन के नाम से जाना जाता है। वत्सराज प्रतिहार शासक, इनको रणहस्तिन उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, याद रह जाएगा। अगले प्रश्न पे चलें। कौन पृथ्वीराज तृतीय के समकालिक नहीं है? यानी इतने विद्वान हैं, इनमें से कौन से हैं जो पृथ्वीराज तृतीय के समकालिक नहीं है? जयानक, चंद्रप्रदाई, सोमदेव या वागीश्वर? तो हमें पता है कि जो सोमदेव नहीं है, इसमें से कौन नहीं है? सोमदेव नहीं है। बाकी हमें पता है जयानक थे, चंद्रप्रदाई भी थे और वागीश्वर साहब भी थे। इसका मतलब क्या हो गया? जो सोमदेव थे ना, वो पृथ्वीराज तृतीय के समकालिक नहीं है। ठीक है ना, तराइन का प्रथम युद्ध 1191, द्वितीय 1192। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 में, 1308 में, 1311 में या 1315 में? अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 में हुआ था। कब हुआ था? 1303 में। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान कब हुआ था? 1303 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चले। मेवाड़ का भूला बिसरा राजा, ठीक है, मेवाड़ नहीं मारवाड़ का भूला बिसरा राजा, पथ प्रदर्शक भूला बिसरा राजा, ये उपनाम किसके हैं? जोधा के, मालदेव के, जयसिंह के, चंद्रसेन के? तो मारवाड़ का भूला बिसरा राजा है। मेवाड़ से आपको मारवाड़ में समझना है इसको। पथ प्रदर्शक यानी महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक। ठीक है, किसे जाना जाता है? ये चंद्रसेन को जाना जाता है। किसको? चंद्रसेन को। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ मेवाड़ आक्रमण के समय उनके साथ आया था? उसके साथ आया था। कौन सा इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ जब उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था ना, तब साथ आया था? बर्नी आया था, फरिश्ता आया था, अमीर खुसरो आया था या मलिक मोहम्मद जायसी आया था? कौन आया था? तो जो अमीर खुसरो साहब है ना,
वो अलाउद्दीन खिलजी के साथ आया था जब उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया था, यानी 1303 में जब उसने मेवाड़ पे आक्रमण किया तब अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ में आया था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। निम्न में से कौन सा नेता भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है? यानी बाकी तीन तो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है, लेकिन एक है जो भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। हमें वही आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है। तो जो गोकुल चंद वर्मा ये तो है, बिल्कुल है। लच्छीराम जी ये भी है। किशनलाल जी जोशी ये भी है। मोहनलाल सुखाड़िया साहब नहीं है। क्यों? क्योंकि ये संबंधित है उदयपुर प्रजामंडल से। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। समझ गए ना? गोकुल चंद वर्मा, लच्छीराम, किशनलाल ये भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित नहीं है, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 1927 में तरुण राजस्थान जो एक पत्रिका थी उसके संपादक कौन बने थे? जयनारायण व्यास, हीरालाल शास्त्री, माणिक्यलाल वर्मा या रामनारायण चौधरी? तो कौन बने थे 1927 में तरुण राजस्थान के संपादक? तो ये बने थे जय नारायण व्यास साहब। कौन बने? जय नारायण व्यास साहब। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? मत्स्य संघ है ना, उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? उदयभान सिंह बने थे, हीरालाल शास्त्री बने थे, शोभाराम कुमावत बने थे या हरिभाई किनकर बने थे? तो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बने थे? शोभाराम जी कुमावत साहब है ना, वो मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। कौन बने थे? शोभाराम जी कुमावत साहब। ठीक है, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत साहब मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बने थे। याद रह गया? याद हो गया? चले नेक्स्ट प्रश्न पे। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री शोभाराम जी कुमावत। अगले प्रश्न। तुलसी आभूषण है ना, वो कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, सर पे या पैर पे? तुलसी आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले में, हाथ में, सर पे या पैर पे? जो तुलसी आभूषण है ना वो कहाँ पहना जाता है? गले में। कहाँ पहना जाता है? तुलसी गले में धारण की जाती है। कहाँ धारण की जाती है? तुलसी गले में। तुलसी गले। याद रह गया? अगले प्रश्न पे चले। राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष, राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी। वो किस जिले से संबंधित थे? यानी जोशी साहब है ना, वो किस जिले से संबंधित थे? सीकर से थे, झुंझुनू से थे, जयपुर से थे या चूरू से थे? तो जोशी साहब है ना वो कहाँ से थे? अपने झुंझुनू से थे। कहाँ से थे? झुंझुनू से। ठीक है, नरोत्तम लाल जी जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कहाँ से थे? झुंझुनू से थे। क्लियर हो गया? अगले प्रश्न पे चलें। ठीक है, हमसिडो लोकगीत किस जनजाति से संबंधित है? हमसिडो एक लोकगीत है, वो किस जनजाति से संबंधित है? मीणा से, भील से, सांसी से या कंजर से? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो हमसिडो लोकगीत है ना वो भील जनजाति से संबंधित है। किस जनजाति से? भील जनजाति से संबंधित है। अगले प्रश्न पे चले। पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी महाराज है ना, उनकी घोड़ी का नाम क्या था? केसर निजामी था, लीलन था, केसर कालमी था या हरिणी था? क्या था? पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम केसर कालमी था। क्या था? पाबूजी महाराज की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। विनय मालिका ग्रंथ है ना, उसकी रचना किसने की? ये ग्रंथ है, उसका नाम है विनय मालिका। देखो विनय मालिका है ना, इस ग्रंथ की रचना किसने की? तो इसकी रचना करी किसने करी? दयाबाई ने, है ना। विनय मालिका ग्रंथ की रचना दयाबाई ने की। किसने की? दयाबाई ने की। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जयपुर शैली का स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? यानी जयपुर शैली है ना चित्रकला की, उसका स्वर्णकाल किसका काल माना जाता है? प्रताप सिंह, जय सिंह, राज सिंह या भीम सिंह? तो जयपुर शैली का जो स्वर्णकाल है वो प्रताप सिंह के शासनकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल को माना जाता है? प्रताप सिंह जी के शासनकाल को जयपुर शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। हम चित्रकला शैली की बात कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वेली कृष्ण रुक्मणी एक किताब है, उसके एक किताब का नाम क्या है? वेली कृष्ण रुक्मणी। उसके लेखक कौन है? तो जयनायक है, पृथ्वीराज राठौड़ है, बांकीदास है, बीटू सुजा है? तो कौन है? पृथ्वीराज राठौड़ साहब है ना, पृथ्वीराज राठौड़ साहब, वो उन्होंने वेली कृष्ण रुक्मणी ये किताब लिखी है, इस बुक के लेखक हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे? बीकानेर में है, कोटा में है, बारा में या झालावाड़ में? शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे? बीकानेर, कोटा, बारा या झालावाड़? शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? झालावाड़ में है। शीतलेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पे है? झालावाड़ में। शीतलेश्वर महादेव मंदिर झालावाड़ में है। तो सबसे ज्यादा वर्षा किस जिले में होती है? झालावाड़ में, तो वो शीतल भी रहेगा, तो वहां पे शीतलेश्वर महादेव का मंदिर है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। दादू पंत की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? दादू पंत है ना, उसकी प्रधान गद्दी कहाँ पे है? नाथद्वारा में, पुष्कर में, नारायणा जयपुर में या सोजत में? तो हम सबको पता है कि दादू पंत की जो प्रधान गद्दी है ना वो नारायणा जयपुर में। कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में। दादू पंत की प्रधान गद्दी कहाँ पे है? नारायणा जयपुर में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तारागढ़ का निर्माण किसने करवाया था? जो तारागढ़ दुर्ग है ना उसका निर्माण किसने कराया? सोहन सिंह ने कराया, जालम सिंह ने कराया, राव उब्बर सिंह ने कराया, गोपाल सिंह ने करवाया? तो तारागढ़ दुर्ग का निर्माण राव उब्बर सिंह जी ने करवाया था। किसने करवाया? राव उब्बर सिंह जी ने तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। किसने करवाया? बर सिंह जी ने तारागढ़, यानी बर सिंह तारागढ़, इस तरह से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कपिल मुनि का मेला कहाँ पड़ता है?
कपिल मुनि का मेला कहाँ पे बढ़ता है? ठीक है, कोलायत में बढ़ता है, पुष्कर में बढ़ता है, नाथद्वारा में बढ़ता है, गलता में बढ़ता है। तो कपिल मुनि का मेला कहाँ पे बढ़ता है? कोलायत बीकानेर में बढ़ता है। कहाँ पे? कोलायत बीकानेर में। कपिल मुनि का मेला कोलायत बीकानेर, याद रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। महामाया का मंदिर कहाँ पे है? महामाया का मंदिर कहाँ पे? पुष्कर में है, गलता जी में है, मावली में है, या फिर गोरिया में है? तो महामाया का मंदिर मावली उदयपुर में। कहाँ पे है महामाया का मंदिर? मावली उदयपुर में महामाया का मंदिर है। महामाया का मंदिर कहाँ पे है? मावली उदयपुर में, याद रह गया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? 2000 में, 1999 में, 2004 में, 2007 में? राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन 1999 में किया गया। कब किया गया? 1999 में किया गया, 1999 में किया गया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग, सबको न्याय, 3 बार नो आए हैं ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे। पूरे देश में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? पूरे देश में पंचायती राज का शुभारंभ कब हुआ? तो कब हुआ था सबको पता है, 2 अक्टूबर 1959 को। पूरे देश में पंचायती राज का शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पे कौन होता है? यानी प्रशासनिक पद सोपान की बात कर रहे हैं हम, उसके टॉप पे कौन होता है? प्रमुख शासन सचिव होता है, मंत्रिमंडल सचिव होता है, मुख्य सचिव होता है, या अन्य सचिव होता है? तो हम सबको पता है कि प्रशासनिक सोपान का, जो किसी राज्य का प्रशासनिक सोपान है यानी प्रशासनिक व्यवस्था, उसके टॉप पे जो अधिकारी होता है वो कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। कौन होता है? मुख्य सचिव। ठीक है, अगले प्रश्न पे चले। आरपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? मतलब जो अपना राजस्थान लोक सेवा आयोग है ना, इसका पहले अध्यक्ष कौन थे? एस के जोशी साहब, एस के मित्तल साहब, एस के घोष साहब, या फिर एस के शर्मा साहब? तो आरपीएससी के पहले अध्यक्ष एस के घोष साहब थे। कौन थे? एस के घोष साहब राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन या राजस्थान लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, कौन थे? घोष साहब। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पंचायती राज को संविधान की किस अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया? पंचायती राज है ना, उसे संविधान की किस अनुसूची के माध्यम से जोड़ा गया? 9वीं, 10वीं, 11वीं या 8वीं? कौन सी अनुसूची थी? तो पंचायती राज से संबंधित 11वीं अनुसूची थी। कौन सी थी? 11वीं अनुसूची। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है? जो संसदीय सचिव होते हैं ना राज्य में, वो किसके सामने शपथ लेते हैं? मुख्यमंत्री के सामने, राज्यपाल के सामने, अध्यक्ष के सामने, या फिर जो चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट है उसके सामने? तो किसके सामने लेते हैं? ये मुख्यमंत्री जी के सामने शपथ लेते हैं। यानी संसदीय सचिव अपने अशोक गहलोत साहब है ना, उनके सामने शपथ लेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अटल भूजल योजना, योजना का नाम क्या है? अटल भूजल योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई? अटल भूजल योजना राजस्थान सरकार द्वारा किसके आर्थिक सहयोग से प्रारंभ की गई? विश्व बैंक, एडीबी, या फिर AIIB, या फिर WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन? ठीक है, किसकी सहायता से की गई? तो ये अटल भूजल योजना है ना, वो विश्व बैंक की सहायता से प्रारंभ की गई। किसकी सहायता से? विश्व बैंक की सहायता से। यानी भूजल वाला है ना, विश्व बैंक लाना पड़ा भूजल की सहायता करने के लिए। अटल भूजल योजना, विश्व बैंक। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राज्य के बजट 2022-23 में, जो अपना अभी बजट आया ना 2022-23 का, उसमें एक योजना को लॉन्च किया गया। योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना। उसके लिए कितना बजट आवंटित किया गया है? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के लिए कितना बजट आवंटित किया गया? 800 करोड़, 900 करोड़, 950 करोड़, या 1000 करोड़? तो हमको पता ही है कितना किया गया है। 100 दिन तो रोजगार देंगे और 800 करोड़ का खर्चा आएगा, है ना। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? 800 करोड़। यानी इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना बजट में घोषणा की गई थी। 800 करोड़ रुपये, 800 करोड़ रुपए का खर्चा इस पे आएगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान पुलिस दिवस 2022 के अनुसार अवसर पर, यानी जो पुलिस दिवस 2022 था ना, इसके अवसर पर किस पुलिस थाने को सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाने का पुरस्कार दिया गया? यानी टॉप का पुलिस थाना कौन सा है आपने? तो कौन सा हो जाएगा? जेतसर गंगानगर, गुमानपुरा कोटा। तो जेतसर गंगानगर इसका आंसर हो जाएगा। तो जेतसर गंगानगर में है ना, राजस्थान के टॉप में जो पुलिस थाना है, सबसे ऊपर बैठा, गंगानगर में तो सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, वहाँ पे जो पुलिस थाना है वो सबसे बेस्ट है ना। तो पुलिस थाना भी बेस्ट है और सबसे टॉप पे भी बैठा हुआ है। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऑपरेशन अस्मिता किस जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया? एक प्रोग्राम है, उसका नाम है ऑपरेशन अस्मिता। वो किस जिला कलेक्टर के द्वारा शुरू किया गया? रेणु जयपाल, अजय महाराज, सूरज चौधरी या रेणुका यादव? तो ऑपरेशन अस्मिता है ना, वो किसके द्वारा शुरू किया गया? ये अपनी रेणु जयपाल मैडम, उनके द्वारा शुरू किया गया। ये बूंदी जिले की जिला कलेक्टर है। ऑपरेशन अस्मिता बूंदी जिले में मैडम रेणु जयपाल द्वारा शुरू किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। पोलर स्टर्लीज किस प्रकार की हवाएं हैं? हवाएं का नाम है पोलर स्टर्लीज। ये किस प्रकार की हवाएं हैं? गर्म शुष्क, शीत शुष्क, वर्षा ऋतु या स्थानीय?
तो कैसी हो जाएगी, ये शीत शुष्क हवाएं, पोलर स्टर्लीज वो शीत शुष्क हवाएं, कैसी हवाएं हैं, शीत शुष्क, पोलर स्टर्लीज शीत शुष्क, पोलर स्टर्लीज शीत शुष्क। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। परिप्रशांत पेटी किस प्रकार के पर्वत श्रेणी में आती है? जो परिप्रशांत पेटी है ना वो किस प्रकार के पर्वत श्रेणी में आती है? प्राचीन वलित में, ब्रह्मस पर्वत में, ज्वालामुखी पर्वत में या नवीन पर्वत में? तो परिप्रशांत पेटी हमें पता ही है कि वो ज्वालामुखी पर्वत का भाग है, यानी ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहां पे, है ना। तो परिप्रशांत पेटी किस प्रकार के पर्वत की श्रेणी में आती है? ज्वालामुखी पर्वत की श्रेणी में आती है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। राज्य में बायोमास ऊर्जा के कुल कितने प्लांट है? राज्य में बायोमास ऊर्जा के कुल कितने प्लांट है? 13, 15, 17 या 19? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? राज्य में बायोमास ऊर्जा के कुल 13 प्लांट है। हम इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार बात कर रहे हैं, जो हम 13 प्लांट बता रहे हैं ना, अब आगे ज्यादा कम पीछे कुछ हो सकता है ना, लेकिन इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है कि 13 बायोमास ऊर्जा के प्लांट राजस्थान के अंदर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कार्यक्रम जनजातीय विकास से संबंधित नहीं है? यानी बाकी तो जनजातीय विकास से संबंधित है, लेकिन एक प्रोग्राम है जो जनजातीय विकास से संबंधित नहीं है। तो कौन सा है वो? जनजातीय उपयोजना, माडा, उड़ान योजना, शहरी विकास कार्यक्रम। तो कौन सा हो जाएगा? तो उड़ान योजना है ना, वो महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन वितरित करने से संबंधित है, जनजाति से संबंधित नहीं है, यानी महिलाओं से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उड़ान योजना। बाकी तीनों थे वो जनजाति से संबंधित थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। राज्य में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के अंतर्गत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाएगा? अभी पहले हमने देखा था ना कि 800 करोड़ रुपए का खर्चा होगा, अब रोजगार कितने दिन दिया जाएगा, ये भी प्रश्न आ गया। तो कितने दिन दिया जाएगा? इसमें 100 दिन रोजगार दिया जाएगा। कितने दिन दिया जाएगा? 100 डेज। ठीक है। राजस्थान में यूरेनियम के भंडार कहाँ मिले हैं जहाँ जल्द खनन शुरू होने वाला है? यानी राजस्थान में यूरेनियम के भंडार मिले हैं, है ना, यूरेनियम। ठीक है, यहाँ खनन भी जल्दी शुरू होने वाला है। कौन सा है? तलवाड़ा है, देवतला, ये आनंदपुर बुकिया, ये रोहिल सीकर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? हमारे सीकर के रोहिल में यूरेनियम के भंडार मिले हैं और वहाँ जल्द खनन भी शुरू होने वाला है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। ऊन उत्पादन में राज्य का स्थान कौन सा है? ऊन के उत्पादन करने में राज्य का स्थान कौन सा है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ऊन के उत्पादन में राजस्थान देश में पहले नंबर पे, ऊन उत्पादन में पहले नंबर पे। ठीक है ना, ऊन उत्पादन में किस स्थान पे? हम प्रथम स्थान पे है। अगले प्रश्न में चलते हैं। आर्थिक सर्वे 2021-22 के अनुसार राज्य में स्वदेशी पर्यटकों में कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है? इकोनॉमिक सर्वे 21-22 के अनुसार राज्य में जो स्वदेशी पर्यटक है, जो अपने देश से पर्यटक आते हैं राजस्थान में, उनमें कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है ना? कितनी वृद्धि हुई है? 30.30, 44.45, कितनी हुई है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 44.45% वृद्धि हुई है। यानी लगभग पिछली बार आए थे उससे लगभग 1.5 गुनी ज्यादा आए हैं, है ना। यानी पिछली बार अगर 100 आए थे तो इस बार कितने आए? 144 आए, है ना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। राज्य सरकार का पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? राजस्थान का पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट कौन सा है? सम जैसलमेर में, गिरल बाड़मेर में, तलवाड़ा बाड़मेर या खोजेपुर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? गिरल बाड़मेर, है ना। वो राज्य सरकार का पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है ना। ठीक है, गिरल बाड़मेर पहला लिग्नाइट आधारित थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है, अगला प्रश्न है। अलवर का शुभंकर क्या है? अलवर का शुभंकर क्या है? अलवर का शुभंकर क्या है? अलवर का शुभंकर सांबर है, उदबिलाव है, शाहीन है या पंचीरा है? अलवर का शुभंकर क्या है? देखो, अलवर का शुभंकर है सांबर। क्या है? सांबर। और ये शुभंकर योजना कब शुरू की गई, ऐसा पूछे आपसे तो इसका आंसर होगा 2016 में शुरू की गई। और आपसे महीना पूछे तो आप कहोगे मार्च 2016 में शुरू की गई। तो शुभंकर योजना मार्च 2016 में शुरू की गई। और अलवर जिले का शुभंकर क्या है? सांबर। अलवर जिले का शुभंकर सांबर है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। राजस्थान में लॉयन सफारी, यानी इनमें से राजस्थान में लॉयन सफारी कहाँ पे है? नेचर पार्क चूरू में है, हाथीगांव जयपुर में है, नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क में है, इकोलॉजिकल पार्क लक्ष्मणगढ़ में है। तो राजस्थान में जो लॉयन सफारी है ना वो नाहरगढ़ में। कहाँ पे? नाम से पता चल रहा है। नार कहाँ मिलेंगे? नाहरगढ़ में मिलेंगे। नार हम लोन को कहते हैं, शेर को कहते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। पक्षियों का स्वर्ग किसे कहा जाता है? पक्षियों का स्वर्ग किसे कहते हैं? केवला देव को, मनसा माता को, शाकंभरी को, गोगिलाओं को? किसे कहते हैं पक्षियों का स्वर्ग? तो पता ही सबको, केवला देव को कहते हैं। किसको कहते हैं? केवला देव। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहते हैं ना। अच्छा, केवला देव राष्ट्रीय पार्क कब बना था? कब बना था केवला देव राष्ट्रीय पार्क? तो 1981 में बन गया था। 1981 में बन गया था। अच्छा, ठीक है। अच्छा, इसको यूनेस्को साइट का दर्जा भी मिला हुआ है? हाँ, मिला हुआ है। अच्छा, कब मिला था इसको? तो इसको मिला था 1985, मतलब जब राष्ट्रीय पार्क बना था ना उसके 4 साल बाद में 1985 का साल आया था, उसमें इसको यूनेस्को साइट का दर्जा भी दे दिया गया था। ठीक है, अगले प्रश्न में चलें। राजस्थान में प्रति व्यक्ति औसतन वन और वृक्षावरण कितना है? यानी
राजस्थान के वन और वर्कशाउंड को जोड़ लो और हर व्यक्ति के हिस्से में कितने वन आते हैं हेक्टेयर में, तो कितने आते हैं बताइए। तो ये आते हैं 0.037। कितने आते हैं 0.037। कितने आते हैं 0.037 पर हेक्टेयर। 0.037 हेक्टेयर वन हर व्यक्ति के हिस्से में आते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न में चले, याद रह गया। पृथ्वी का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? ओजोन परत को कहते हैं, हिमालय को कहते हैं, प्रशांत महासागर या ऑक्सीजन? पृथ्वी का सुरक्षा कवच है ना, वो किसे कहते हैं? तो हमें पता ही है ओजोन परत है पृथ्वी का सुरक्षा कवच है, क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को सोख लेती है और हमें उससे होने वाले दुष्प्रभावों को बचाती है, दुष्प्रभावों से बचाती है। ठीक है, पृथ्वी का सुरक्षा कवच ओजोन परत। अगला प्रश्न, दजला और फरात नदियों का संबंध किस देश से है? दजला फरात नदियों का संबंध किस देश से है? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इराक या ऑस्ट्रेलिया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इराक। ये नदियां इराक में मैदान का निर्माण करती है और काफ़ी उपजाऊ मैदान का निर्माण करती है, दजला और फरात नदियां। और उसके किनारे जो इराक की सभ्यता है ना, वो इन्हीं नदियों के किनारे विकसित हुई थी। अगला प्रश्न, निम्न में से स्थान से घिरा राज्य, मतलब स्थल से घिरा राज्य, स्थान ने इसको स्थल कर लेना, यानी जल से घिरा हुआ नहीं है वो, जल से का कोई पार्ट नहीं लगता, समुद्र का कोई पार्ट उसके साथ नहीं लगता। कौन सा राज्य है वो? बिहार है, कर्नाटक है, केरल या तमिलनाडु है? तो क्या आंसर हो जाएगा? सबको पता ही है, बिहार है। ठीक है, कौन सा राज्य है जहाँ पे समुद्र की सीमा नहीं लगती? तो बिहार के समुद्र की सीमा नहीं लगती है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। विश्व की छत किसे कहते हैं? काराकोरम के पठार को कहते हैं? नहीं। तियानसान के पठार को कहते हैं? ये भी नहीं है। पामीर के पठार को कहते हैं? हाँ। क्युनलुनसान का पठार के भी नहीं होगा फिर तो इसका मतलब विश्व की छत पामीर का पठार। विश्व की छत कौन सा है? पामीर के पठार को विश्व की छत कहते हैं। अगला प्रश्न एक बार देख लेते हैं, देखो इसमें स्लाइड में विश्व की छत है पामीर का पठार। ठीक है, अगला प्रश्न, 1900 में विश्व की जनसंख्या में यूरोप का हिस्सा कितना था? जो 1900 का साल था ना, तब यूरोप की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत थी? 15%, 35%, 25% या 10%? तो इसका आंसर क्या होगा? उस समय यूरोप का विश्व की जनसंख्या में 25% हिस्सा था। आज देखो 6-7% रह गया है ना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। वृद्ध गंगा किसको कहा गया है? कावेरी को, कृष्णा को, गोदावरी या भीमा को? वृद्ध गंगा किसे कहा गया है? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा गया है। ठीक है, गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा भी कहा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हमें पता ही है 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1925 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। अगले प्रश्न में चलते हैं। बीजेपी समर्थित गठबंधन है ना, उसका नाम क्या है बताइए? जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी समर्थित गठबंधन कौन सा है? यूपीए है, यूएनपी है, ओपीए है या एनडीए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनडीए। ठीक है, एनडीए किसके द्वारा समर्थित है? भारतीय जनता पार्टी द्वारा, और यूपीए कांग्रेस द्वारा समर्थित है। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति किसके द्वारा लाएगी? वाजपेयी द्वारा लाएगी, पंडित नेहरू द्वारा, मोदी साहब द्वारा या शास्त्री द्वारा? तो भारतीय विदेश नीति में पड़ोस पहले की नीति है ना, वो मोदी साहब के द्वारा लाएगी। किसके द्वारा लाएगी? मोदी साहब के द्वारा। पहले पड़ोस, ठीक है ना, ये नीति मोदी साहब के द्वारा लाएगी। अगले प्रश्न में चलते हैं। वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक कितना है? 7,204 मेट्रिक टन, 10,074 मेट्रिक टन, 1,74 मेट्रिक टन या 2,012 मेट्रिक टन? तो क्या आंसर हो जाएगा? 2021 की वन रिपोर्ट के अनुसार भारत का कुल कार्बन स्टॉक है 7,204 मेट्रिक टन, 7204 मेट्रिक टन। ठीक है, मानसूनी पवनें ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर बहती है? मानसूनी पवनें है ना, वो ग्रीष्म ऋतु में किधर से किधर आती है? समुद्र से स्थल आती है, पूर्व से पश्चिम आती है, दक्षिण से पश्चिम आती है, स्थल से समुद्र की तरफ जाती है। तो हमें पता ही है ग्रीष्म काल में तो पवनें समुद्र से स्थल की तरफ आएगी, तभी तो पानी लेके आएगी ना भाई। तो समुद्र से स्थल की ओर आती है मानसूनी पवनें। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? यानी कौन सा भौतिक प्रदेश है वो सबसे बड़ा है? तटीय प्रदेश, उत्तरी मैदान, दक्षिण का पठार या पर्वत प्रदेश? तो जो दक्षिण का पठार है ना, वो सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश है ना। सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश कौन सा है? दक्षिण का पठार। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। किस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना गया है? किस पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय रेखा माना गया है? 82.5, 87.5, 90.5 या 80.5? यानी 82.5, 87.5, 90, 80। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना, उसे भारत का मानक समय माना गया है ना। इसे 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है?
इलाहाबाद के निर्णी नामक स्थान से गुजरती है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। मीठी क्रांति का संबंध किससे है? गन्ना उत्पादन, गुड़ उत्पादन, आम उत्पादन या शहद उत्पादन? तो मीठी क्रांति का संबंध किससे है? शहद उत्पादन से। किससे है? मीठी क्रांति, शहद उत्पादन। मीठी क्रांति, शहद उत्पादन। याद हो गया। भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है। उसकी लंबाई कितनी है ये बताना है आपको। भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी तो गंगा हो गई। इसकी लंबाई कितनी है? 2750, 3075, 2525 या 2075। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? भारत में बहने वाली सबसे बड़ी नदी गंगा की लंबाई है 2525, है ना, 2525। ठीक है। अगला प्रश्न, अभ्यारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है, कौन सा अभ्यारण्य जो राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा, डिबंग, कान्हा या पेंच? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? काजीरंगा है ना, वो राइनो के लिए जाना जाता है। कौन सा अभ्यारण्य राइनो के लिए जाना जाता है? काजीरंगा। अगला प्रश्न, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ पे है? देहरादून में है, कोच्चि में है, डिब्रूगढ़ में है, पटना में है? कहाँ पे है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय? देहरादून में है। कहाँ पे है भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय? देहरादून में है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगले प्रश्न पे चले। विनोबा भावे ने किस राज्य से भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी? विनोबा भावे साहब है ना, उन्होंने भूदान आंदोलन चलाया था। इसकी शुरुआत किस राज्य से करी? पंजाब से करी, मध्य प्रदेश से करी, उत्तर प्रदेश से करी, आंध्र प्रदेश से करी? कहाँ से करी? तो विनोबा भावे साहब ने भूदान आंदोलन की शुरुआत करी आंध्र प्रदेश से। कहाँ से करी? आंध्र प्रदेश से करी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास किस अधिनियम के माध्यम से किया गया था? तो हमें पता है भारत शासन अधिनियम 1935 है ना, 1935 वाला अधिनियम, जिससे हमारे संविधान का 75% हिस्सा लिया गया है। उसी में अखिल भारतीय संघ बनाने का प्रयास भी किया गया था, है ना। अगले प्रश्न में चलते हैं। वह कौन सी मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो? वह कौन सी मुद्रा है जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो? सॉफ्ट करेंसी, यानी मांग तो ज्यादा है, आपूर्ति कम है, तो ऐसी करेंसी को कहेंगे हार्ड करेंसी। क्या कहेंगे? हार्ड करेंसी, यानी मांग ज्यादा, आपूर्ति कम, हार्ड करेंसी। अगले प्रश्न में चलते हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? ये हुई थी 1973 में। ये देखो 73 नंबर का प्रश्न है और 1973 इसका आंसर है ना। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1973 में हुई थी। स्टील अथॉरिटी 73, स्टील अथॉरिटी 73। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। अंतरिम मंत्रिमंडल में श्रम मंत्री किसे बनाया गया था? जो अंतरिम मंत्रिमंडल बना था, कब बना था ये? 1946 में बना था। उस समय जो श्रम मंत्री है, लेबर मिनिस्टर, वो किसे बनाया? जॉन मथाई, जगजीवन राम, राजेंद्र प्रसाद या बलदेव सिंह? तो किसे बनाया गया था? जगजीवन राम, है ना। तो जो श्रम करते हैं तभी तो जग जीवित रहता है, तो जगजीवन राम श्रम मंत्री बने थे। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? जो संविधान सभा थी ना अपनी, उसमें कितनी महिला सदस्य थी? 25 थी, 20 थी, 15 थी या 30 थी? कितनी थी? तो संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। कितनी महिला सदस्य थी? 15। भारतीय राज्यों का प्रथम बार भाषाई आधार पर गठित विधेयक कब पारित हुआ था, है ना। तो भाषाई आधार पर अगर राज्य बनाए जाएंगे, ऐसा विधेयक कब पारित हुआ था? 57 में, 56 में, 60 में या 55 में? कब हुआ था? तो भाषाई आधार पर गठित विधेयक पास हुआ था 1956 में। कब पास हुआ? 1956 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। तेलंगाना कब अस्तित्व में आया था? तेलंगाना जो राज्य है वो कब अस्तित्व में आया था? 2017 में, 15 में, 16 में, 14 में? तो कब अस्तित्व में आया था? तेलंगाना राज्य है वो 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। कब आया? 2014 में, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। अगले प्रश्न में चलते हैं। संविधान की किस सूची में शिक्षा को शामिल किया गया? शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती का, संघ का या राज्य का? तो शिक्षा तो किसका है? समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी कौन होता है? बताइए। भारत में सबसे ऊंचा विधि अधिकारी, यानी इससे ज्यादा बड़ा कानून का अधिकारी कोई नहीं होता। महान्यायवादी, महाधिवक्ता, राष्ट्रपति या विधि विभाग का महासचिव? इसका आंसर होगा महान्यायवादी। भारत का सबसे ऊंचा विधि अधिकारी, अंडरलाइन करना है इसको, विधि अधिकारी महान्यायवादी होता है। कौन होता है? महान्यायवादी होता है। ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट किस देश से लिया गया है? जो हमारे देश में ओम्बुड्समैन लोकपाल वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से, ब्रिटेन से, अमेरिका, कनाडा से। कहाँ से लिया गया है? स्वीडन से लिया गया। ओम्बुड्समैन का कॉन्सेप्ट है ना, वो स्वीडन से लिया गया है। कहाँ से? स्वीडन से लिया गया है। अगला प्रश्न है। शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है, यानी बाकी तो शैशव अवस्था से रिलेट करती है, लेकिन जो एक पॉइंट है वो शैशव अवस्था से रिलेट नहीं करता। कौन सा है? दूसरों पे निर्भरता। हाँ, बच्चा तो दूसरों पे निर्भर रहता है। नैतिकता, बच्चे में नैतिकता थोड़ी होगी यार, ये नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नैतिकता शैशव अवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी मानसिक विकास में तीव्रता बहुत जल्दी समझता है बच्चा, हाँ सही है। शारीरिक विकास भी बहुत जल्दी बड़ा होता है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो गया? नैतिकता। नैतिकता बच्चों की विशेषता नहीं है, शैशव अवस्था वाली। अगला प्रश्न। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है?
अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रायोजक के लिए किया जाता है? प्रौढ़, बालक, युवा या शिशु। तो अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग प्रौढ़ श्रेणी के प्रायोज्यों के लिए किया जाता है। किसके लिए? अप्रत्यक्ष पथ प्रौढ़। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई? संस्कृत से, लैटिन से, फ्रेंच से, ग्रीक से? साइकोलॉजी, साइकोलॉजी शब्द का जो उत्पत्ति है ना वो किस भाषा से हुई थी? ग्रीक भाषा से। किससे? साइकोलॉजी ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, किसके प्रयासों से 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई? यानी किसके प्रयास से 1889 में शिक्षा मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी? किलपैट्रिक, मिलर, स्टेनले हॉल या स्किनर? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1889 में जो अपने स्टेनले हॉल साहब थे ना, उनके मतलब प्रयास से मनोविज्ञान की औपचारिक आधारशिला रखी गई थी। यानी मनोविज्ञान को औपचारिक शिक्षा का दर्जा स्टेनले हॉल साहब ने दिलवाया था 1889 में। अगले प्रश्न पे चलते हैं। आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन किसने किया था? किलपैट्रिक, स्किनर, मिलर या दुल्बिंग ने? किसने किया था? तो आत्मनिष्ठ संगठन की प्रविधि का प्रतिपादन दुल्बिंग साहब ने किया था। किसने किया था? दुल्बिंग साहब ने। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलें। किसके विचार से अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है? यानी कौन है जो ये मानते हैं कि अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है, बाकी ये मानते हैं कि अधिगम पुनर्बलन पर आधारित है? तो गुथरी, थॉर्नडाइक, पावलोव के हेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो गुथरी साहब है ना वो नहीं मानते कि अधिगम पुनर्बलन पर आधारित है। बाकी जो विकल्प के बंदे हैं, मतलब थॉर्नडाइक साहब, पावलोव साहब या हल साहब, थॉर्नडाइक, पावलोव और हल, ये मानते हैं अधिगम पुनर्बलन पर आधारित है, जबकि गुथरी साहब नहीं मानते। वो बोलते हैं कि अधिगम पुनर्बलन पर आधारित नहीं है। अगला प्रश्न, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है। बुद्धि है ना वो अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है। किसने कहा था? किलपैट्रिक ने कहा था, मिलर ने, टर्मन ने, स्किनर ने? तो किसने कहा था? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की शक्ति है, वो टर्मन साहब ने कहा था। किसने कहा था? यानी अमूर्त विचार है बुद्धि। ठीक है, ये टर्मन साहब ने कहा था। अपनी असफलता के लिए, यानी खुद की असफलता और इसके लिए दोष दूसरों को देना, इसे क्या कहते हैं? रक्षा युक्ति, रक्षा अवरोध, रक्षा विचार, रक्षा बिंदु। तो गलती आपकी है, असफलता आपकी है और दोष आप दूसरे को दे रहे हो, है ना, इसे कहेंगे रक्षा युक्ति, यानी अपने आप को बचाना एक तरीके से। तो इसे क्या कहेंगे? रक्षा युक्ति कहेंगे। अगले प्रश्न पे चले। टाइप ऑफ मैन ये किताब है, इसकी रचना किसने की है? थॉर्नडाइक ने करी, मूलर ने करी, किलपैट्रिक ने करी, स्प्रेंगर ने करी? तो टाइप ऑफ मैन है ना वो ये पुस्तक की रचना किसने करी है? स्प्रेंगर साहब ने करी है। किसने करी है? स्प्रेंगर साहब ने टाइप्स ऑफ मैन पुस्तक की रचना करी है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है। शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व है कौन कौन से है? अध्यापक है, बिल्कुल है। शिक्षार्थी है, ये भी है। सीखने की प्रक्रिया है, ये भी है। ये सारे के सारे हैं, इसका मतलब तो सारे के सारे हो गए। तो शिक्षा मनोविज्ञान का मुख्य तत्व क्या है? अध्यापक, शिक्षार्थी और सीखने की प्रक्रिया, सारे के सारे हो गए। ठीक है, शिक्षा व मनोविज्ञान को जोड़ने वाली कड़ी है। शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है? मानव व्यवहार है, मस्तिष्क का, बुद्धि है या मन है? तो क्या हो जाएगा? शिक्षा और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ने वाली कड़ी ये हो जाएगा मानव व्यवहार। मानव व्यवहार है ना वो शिक्षा को और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ता है। मानव व्यवहार शिक्षा को और मनोविज्ञान को आपस में जोड़ता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? फ्लेमिंग ने, मिलर ने, रूसो ने, स्टीफन ने? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? देख लेते हैं किसने किया था। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो साहब ने किया था। किसने किया था? रूसो साहब ने किया था। किसने? शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो साहब ने किया था। साइकिल चलाना सीखना, कौन सा सीखना है, कैसा सीखना है बताइए? संवेदी पेशीय, शाब्दिक? तो साइकिल चलाना सीखना संवेदी पेशीय सीखना है। कैसा सीखना है? संवेदी पेशीय सीखना। ठीक है, अगले प्रश्न में चले। गुथरी साहब द्वारा प्रतिपादित सीखने का आधार कौन सा नियम है? यानी गुथरी साहब ने सीखने का आधार दिया था, वो कौन सा नियम है? अभिनवता है, अभ्यास है, सामीप्यता है, बारंबारता है? तो गुथरी साहब के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामीप्यता। गुथरी साहब के अनुसार सीखने का आधार क्या है? सामीप्यता है। ठीक है, अगले प्रश्न में चलते हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया? बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया? स्किनर, मूलर, किलपैट्रिक या थॉमसन? तो बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत है ना वो थॉमसन साहब द्वारा तैयार किया गया। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। बुद्धि का प्रतिदर्श सिद्धांत
प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन, ठीक है, याद रह जाएगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र सर्वप्रथम किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र ये तो सबको याद ही होगा। बुद्धि लब्धि का सूत्र है ना, वो टर्मन साहब ने दिया था। किसने दिया था? बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन साहब ने दिया था। किसने दिया? बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन ने, टर्मन साहब ने बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। एक बार फिर से बोलता हूँ, याद रखना, बुद्धि लब्धि का सूत्र टर्मन साहब ने दिया था, ठीक है, याद ही होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। 16 PF व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया? 16 PF एक कॉन्सेप्ट है व्यक्तित्व परीक्षण का, उसका निर्माण किसने किया था? किलपैट्रिक ने, स्किनर ने, मूले ने, केटल ने। तो 16 PF व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? केटल साहब ने किया था। किसने किया था? केटल साहब ने किया था। किसने किया था? केटल साहब ने किया था। अगले प्रश्न में चलते हैं। निम्न में से कौन सा आदतों का प्रकार नहीं है? निम्न में से कौन सा आदतों का प्रकार नहीं है? भौतिक, नैतिक, यांत्रिक या भाषा संबंधी। आदतों का प्रकार कौन सा नहीं है? भौतिक, नैतिक, यांत्रिक या भाषा संबंधी। तो भौतिक है ना, वो आदतों का प्रकार नहीं है। यांत्रिक, नैतिक और भाषा संबंधी आदतों के प्रकार हैं, ठीक है। SEED स्कीम, सीड स्कीम प्रारंभ कब करी गई? 16 फरवरी 2020, 16 फरवरी 21, 16 फरवरी 22 या 16 फरवरी 19? कब करी गई? तो सीड स्कीम है ना, वो 16 फरवरी 2022 यानी इसी साल को प्रारंभ की गई थी, फरवरी के महीने में। ये 14 फरवरी के 2 दिन बाद ही की गई थी सीड, है ना। तो सीड स्कीम कब प्रारंभ की गई? 16 फरवरी 2022 को सीड स्कीम प्रारंभ की गई। याद रखना, 16 फरवरी 2022 सीड स्कीम प्रारंभ की गई। अगला प्रश्न, प्रथम सेफ विलेज कौन सा है? राजस्थान का पहला सेफ विलेज कौन सा है? तो बड़कोचरा है, वो राजस्थान का पहला सेफ विलेज है। कौन सा है? राजस्थान का पहला सेफ विलेज कौन सा है? बड़कोचरा राजस्थान का पहला सेफ विलेज है, ठीक है। क्या बड़कोचरा है ना, वो राजस्थान का पहला सेफ विलेज है, ठीक है। ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।